हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका जुडिशरी या जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम बात करेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो स्पेशल पावर्स हैं अंडर आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 भारत के संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्पेशल पावर्स सिर्फ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को दी गई हैं और उन्हीं पावर्स को यूज करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हाल ही में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री राजीव गांधी जी के असैसिनेशन में इतने सालों से जेल में बंद पैरा के रिलीज के जो ऑर्डर्स किए उसको लेके काफी चर्चा का उस वक्त ये टॉपिक बना रहा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्या है आर्टिकल 142, क्या है ये स्पेशल पावर्स जो और किसी के पास नहीं है, किसी भी और ऑर्गन के पास नहीं, किसी और कोर्ट के पास नहीं, किसी और इंस्टीट्यूशन के पास नहीं, किसी और बॉडी के पास नहीं। हमारे फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने यह आर्टिकल 142 सिर्फ हमारे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को ही स्पेशल पावर्स दी हैं अंडर आर्टिकल 142। दोस्तों, किसी भी लेक्चर, किसी भी वीडियो के रिसोर्सेज के लिए डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाएंगे, पहला लिंक इंग्लिश, दूसरा हिंदी। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की बेंच जिसमें जस्टिस एल नागेश्वर राव एंड जस्टिस बी आर गवई इन्वॉल्व रहे, उन्होंने अपनी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 142 के थ्रू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कन्फर करता है, उनको यूज करते हुए राजीव गांधी के असैसिनेशन केस के कन्विक्ट एजी पैरा के रिलीज के फाइनली ऑर्डर्स दे दिए। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो स्टेट कैबिनेट है तमिलनाडु का, उसने अपना डिसीजन बहुत पहले ही ले लिया, सभी चीजों को कंसीडर करते हुए। और आज हम जो स्पेशल पावर्स है आर्टिकल 142 की, उनको यूज करते हुए हमें लगता है कि अप्रोप्रिएट है कि ये जो ऑनरेबल एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री राजीव गांधी जी के असैसिनेशन के कन्विक्ट हैं एजी पैरा, इनको अब जेल से छोड़ा जाना, रिलीज किया जाना बिल्कुल सही होगा, जुडिशियस होगा, जुडिशियली करेक्ट होगा। बार बार आप नाम सुन रहे हैं आर्टिकल 142 का, तो एक शॉर्ट डिस्कशन हो जाए कि यह आर्टिकल 142 एग्जैक्टली है क्या इसके डिफरेंट सबसेक्शंस हैं, क्या स्पेशल पावर्स हैं जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अलावा इंडिया में किसी के पास भी नहीं है। सबसेक्शन 1 जो है आर्टिकल 142 का, वो डील करता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी डिक्रीज हैं या ऑर्डर्स हैं उनको कैसे एनफोर्स करवाया जाएगा। और ये सबसेक्शन 1 आर्टिकल 142 का ये कहता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपने ज्यूरिसडिक्शन के एक्साइज में ऐसी कोई भी डिक्री, ऐसे कोई भी ऑर्डर पास कर सकते हैं जो उनको अप्रोप्रिएट लगे, सही लगे, जरूरत लगे, कि जिसके थ्रू कोई भी मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने अगर पेंडिंग है उसमें कंप्लीट जस्टिस किया जा सके, पूरा न्याय जिसके थ्रू किया जा सके, ऐसा कोई भी ऑर्डर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पास कर सकते हैं। साथ ही साथ सबसेक्शन 1 आर्टिकल 142 का यह भी कहता है कि अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अगर आर्टिकल 142 की स्पेशल पावर्स को यूज करते हुए ऐसे कोई भी डिक्री, ऐसा कोई भी ऑर्डर पास करते हैं, तो पूरे इंडिया में या थ्रू द एंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया वो एनफोर्सेबल होगा, वैलिड होगा, उसको आप लागू करवा सकते हैं। और ये आप इस तरीके से लागू करवा सकते हैं जिस तरीके से पार्लियामेंट कोई लॉ में प्रिस्क्राइब करे। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन का यह भी कहना है कि अगर पार्लियामेंट स्पेसिफिकली कोई लॉ नहीं बनाती कि अंडर आर्टिकल 142 अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपना ऑर्डर पास करते हैं, उसको कैसे इन्फोर्स करवाया जाएगा, तब तक के लिए ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जिस तरीके से प्रेस्क्राइब करें उस तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का कोई भी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट होगा अंडर आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको लागू करवाया जा सकता है, एनफोर्स किया जा सकता है। तो यह है शॉर्ट में आर्टिकल 142, कंप्लीट जस्टिस। कोई भी ऑर्डर आप पास कर सकते हैं, जो भी कोर्ट को अप्रोप्रिएट लगता है कि यह जरूरी है, तभी इसमें संपूर्ण न्याय हो पाएगा, कंप्लीट जस्टिस हो पाएगा इस पर्टिकुलर मामले में। किसी भी स्टेट से रिलेटेड हो, इंडिविजुअल से रिलेटेड हो, सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, सेंटर से रिलेटेड हो, डिपार्टमेंट से रिलेटेड हो, अनब्रिडल्ड पावर, स्वीपिंग पावर्स इनको आप कह सकते हैं। थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं आर्टिकल 142 की फाइनल डिटेल्स को, इसके एग्जैक्ट स्कोप को।
जो पावर्स हैं अंडर आर्टिकल 142 स्वीपिंग पावर्स हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई जजमेंट्स के थ्रू उस पावर को, उसके स्कोप को, उसके एक्सटेंट को डिफाइन करने की कोशिश की है। और इसी डायरेक्शन में कुछ जो केसेस हैं, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि प्रेमचंद गर्ग वर्सेस एक्साइज कमिश्नर यूपी इलाहाबाद 1962, AR एंटले वर्सेस RS नायक NANR 1988, बहुत ही फेमस यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया भोपाल गैस स्ट्रेटेजी के बाद 1991, एंड देन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1998। जो ये केस रहा AR एंटले, इसको 7 जज बेंच ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। इसके अलावा बाकी जो सारे केसेस हैं जो अभी हमने आपके सामने मेंशन की हैं, उनको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 5 जज बेंचेस ने डिसाइड किया है। जो पहला केस रहा 1962 का, प्रेमचंद गर्ग वर्सेस एक्साइज कमिश्नर यूपी इलाहाबाद, उसमें मेजॉरिटी ओपिनियन रही और उसने डिफाइन करने की कोशिश की कि ये जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की पावर है, स्पेशल पावर्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 141 ने सिर्फ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को दी है, उनको क्या ब्रॉडली समझा जाए, क्या उनका स्कोप समझा जाए। और इस ऑर्डर में कहा कि कोई भी ऑर्डर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को जरूरी लगता है कंप्लीट जस्टिस कैरी आउट करने का, जो भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं किसी पर्टिकुलर मामले में, वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पास कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जो भी वो ऑर्डर पास करें, वो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनके साथ कंसिस्टेंट हो। इसके अलावा जो स्टैट्यूटरी लॉज हैं, उनके जो सब्सटेंटिव प्रोविजंस हैं, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, उनके साथ भी वो प्रोनाउंसमेंट्स इनकंसिस्टेंट नहीं होने चाहिए। इसका मतलब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपना जो पहला इंपॉर्टेंट प्रोनाउंसमेंट रहा रिलेटेड टू आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेमचंद गर्ग केस में डिफाइन करना शुरू किया कि इसको अनब्रिडल्ड पावर नहीं कहा जा सकता कि जो कोर्ट का मन आए वो ऑर्डर पास कर दे। बिल्कुल आप ऑर्डर पास कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक लॉज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनके ऑपोजिशन में नहीं होना चाहिए, उनके वायलेशन में नहीं होना चाहिए। उनके कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोविजन है उनके साथ कहीं ना कहीं कंसिस्टेंट होने ही चाहिए। इसके अलावा अलग अलग स्टेट्स के, सेंटर के डिफरेंट स्टैट्यूटरी लॉज भी हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उनको बिल्कुल ही नजरअंदाज करते हुए, इग्नोर करते हुए, वॉयलेट करते हुए अपनी जो स्पेशल पावर है, स्वीपिंग पावर से अंडर 142, इनको यूज करते हुए ऑर्डर्स पास करना शुरू कर दें। फिर तो केओस मच जाएगा, फिर तो जो स्टैट्यूटरी लॉज है उनका वॉयलेशन देखा जाएगा जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स के थ्रू, जो एक हेल्दी सिचुएशन नहीं कही जा सकती। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विच इज नोन फॉर देयर राइटियस जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स, उन्होंने पहले ही अपने डिसीजन से एक बाउंड्री खींचना शुरू कर दिया। और इस वजह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने पहले केस प्रेमचंद गर्ग केस में यह भी कहा कि हमें नहीं लगता कि जो आर्टिकल 142(1) में जो पावर्स हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, ये जो आर्टिकल 32 है कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, उसको भी वॉयलेट कर सकता है। इसका मतलब हम कोई ऐसा ऑर्डर पास नहीं कर सकते जिसके खिलाफ लोगों के पास कोई और ऑप्शन ही ना बचे कोर्ट्स में जाने का, या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी उनके पास अवेलेबल ना रहे। इसका मतलब हम ऑर्डर तो पास कर सकते हैं कोई भी जिससे कंप्लीट जस्टिस हो, लेकिन उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के साथ कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। उसको जो हमारे स्टैट्यूटरी लॉज हैं उनके साथ भी कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। इसके बाद जो एंटेले केस रहा, जिसको 7 जज बेंच ने डिसाइड किया, उसमें भी मेजॉरिटी ओपिनियन ने कहा कि ये जो ओपिनियन एक्सप्रेस की गई है कोर्ट ने प्रेमचंद गर्ग केस में, उसको हम रीइटरेट करते हैं कि ये अनब्रिडल्ड पावर तो है, लेकिन एग्जैक्टली अनब्रिडल्ड इसे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, स्टैट्यूटरी लॉज हैं, उनके रेलिवेंट प्रोविजंस हैं, उनके साथ ही कंसिस्टेंट होना पड़ेगा हमारे जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स को। फिर रहा यूनियन कार्बाइड केस भोपाल गैस डिजास्टर के बाद, जिसमें जो 5 जज बेंच रही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, उन्होंने कंपनी को $470 मिलियन पे करने के लिए फोर्स किया जो भी अफेक्टेड पार्टीज रही। और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 142(1) का जो स्कोप है बहुत ब्रॉड है, लेकिन यह भी हम समझा दें कि जो कई सारे मिसकंसेप्शंस हैं हमारी 142(1) के अंदर जो पावर्स है उसको लेके,
उनको क्लैरिफाई करने की कोशिश की यूनियन कार्बाइड केस में। दोस्तों, कोर्ट ने कहा कि जो पावर्स हैं 142(1) में, ये अलग लेवल पे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वालिटी की हैं, और ऑर्डिनरी लॉज मतलब सामान्य जो लॉ होते हैं उनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस एंड लिमिटेशंस हैं वो आर्टिकल 142 जो पावर हमें देता है उन पे वो लिमिटेशंस प्रोहिबिशंस जनरली ऑर्डिनरी लॉज वाले लागू नहीं होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आर्टिकल 142 की जो पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ हमें देता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, उनके ऊपर अगर कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजंस लगाने की कोशिश करता है तो वो भी लगा पाना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह भी कहा कि हालांकि ऑर्डिनरी लॉज के जो प्रोविजंस एंड लिमिटेशंस हैं आर्टिकल 142 जो हम पे पावर देता है उसमें इतना लागू नहीं होंगे, लेकिन हमारी भी जो पावर्स है उनको भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के साथ कंसिस्टेंट होना ही पड़ेगा। मतलब फिर से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनब्रिडल्ड पावर्स नहीं कह सकते, स्वीपिंग पावर्स हैं, ब्रॉड स्कोप है, कोई भी जजमेंट हम दे सकते हैं, लेकिन उसको बेसिक लॉस के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, लीगल रेमेडीज के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज के साथ, आर्टिकल 32 के साथ, स्टैट्यूटरी जो प्रोविजंस है उनके साथ कंसिस्टेंट होना ही पड़ेगा। इसके बाद अगला जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, उसमें कोर्ट ने कि जो पावर्स हैं अंडर आर्टिकल 142 ये सप्लीमेंट्री है नेचर में। मतलब ऐसा नहीं कि जो लॉ ऑफ द लैंड है उसको हम चेंज कर दें, उसके खिलाफ हम चले जाएं। उस ही लॉ ऑफ द लैंड, चाहे वो सेंटर ने बनाया हो, स्टेट ने बनाया हो, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हो, उसको सप्लीमेंट करने के लिए है, उसको बढ़ाने के लिए है, उसको तोड़ने के लिए नहीं है, उसको वॉलेट करने के लिए नहीं है। और इस वजह से आर्टिकल 142 की पावर्स काफी वाइड है, स्कोप बहुत बड़ा है, लेकिन सब्सटेंटिव जो लॉज है हमारे कंट्रीज में, चाहे स्टेट्स के हों, सेंटर के हों, उनको तोड़ के, मरोड़ के, डिस्ट्रॉय करके एक नया एडिफिस हम क्रिएट नहीं कर सकते आर्टिकल 142 की पावर्स को यूज करके। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा इस पर्टिकुलर केस जिसको कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन केस, कि जो पावर्स हमारे ऊपर कन्फर की है आर्टिकल 142 ने, ये क्यूरेटिव है नेचर में, इनको एक्स्ट्रा पावर नहीं हम कर सकते जिससे जो सब्सटेंटिव राइट्स है लिटिगेंट के उनको हम इग्नोर कर सकें। पावर्स को हम सब्सटेंटिव लॉज को सप्लांट करने के लिए भी यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा आर्टिकल 142 की जो विड्थ एम्पलीट्यूड है एक्सेप्शनली हाई है, डिफरेंट क्वालिटी है, उसके बावजूद भी हम इसको एक नया लॉ लिखने के लिए, एक नई एडिफिस बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते। जो एक्सप्रेस स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं डिफरेंट लॉज के, कॉन्स्टिट्यूशंस के, आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के, उसको इसके थ्रू ओवरराइड करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि जो कोर्ट डायरेक्टली अचीव ना कर पाए वो इस एक्सेप्शनल 142 की पावर को यूज करके इनडायरेक्टली अचीव करने की कोशिश करे, तो फिर लॉ ऑफ द लैंड मेंटेन नहीं हो पाएगा, क्लियर वायलेशन होगा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटेंट का। ऑनरेबल कोर्ट ने यह भी कहा कि जो कंस्ट्रक्शन है आर्टिकल 142 का, ये फंक्शनली इन्फॉर्म्ड होना चाहिए कि एक्चुअली ये इंस्टीट्यूशनलाइज क्यों किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसका पर्पस ये नहीं था कि गवर्नमेंट द्वारा पास या लेजिस्लेचर द्वारा पास जो डिफरेंट लॉज हैं उनको हम वायलेट करें या उनको हम बाईपास करें। इसका पर्पस ये था कि अगर कोई ऐसा मामला आ जाए जिसमें हो सकता है लॉज इनएडिक्वेट हो, इनएफिशिएंट हो, इनइफेक्टिव हो, कॉम्प्लेक्स हो, ऐसे केसेस में कंप्लीट जस्टिस के लिए ये ओवरराइडिंग पावर आप जिसको कह सकते हैं, ताकि जो स्टैट्यूटरी लॉज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, उनको सप्लीमेंट करते हुए 142 की पावर्स को यूज करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया किसी भी केस में कंप्लीट जस्टिस डिलीवर करने के लिए ये एक्सेप्शनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर यूज कर लें। अब अभी का जो स्पेसिफिक केस है पैरालेवलन केस, पैरालेवलन केस को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। पैरालेवलन ने अपनी एक मर्सी पिटीशन सबमिट की ऑनरेबल गवर्नर ऑफ तमिलनाडु को 2015, और उन्होंने कहा कि जो आर्टिकल 161 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो गवर्नर को पावर देता है, वो चाहे तो किसी पर्टिकुलर केस में, किसी भी ऑफेंस में पार्डन्स दे सकते हैं, रिप्राइव्स दे सकते हैं, रेस्पाइट्स दे सकते हैं, रेमिशंस दे सकते हैं, पनिशमेंट को सस्पेंड कर सकते हैं, रेमिट कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं। किसी भी पर्सन जो किसी भी ऑफेंस में कन्विक्ट हुआ हो उसके अंडर अपनी मर्सी पिटीशन सबमिट की 2015। उसके बाद कई सालों तक जब उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ना ही तो उसको रिजेक्ट किया गया, ना ही उसको एक्सेप्ट किया गया, तो उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में मूव किया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कहा
कि ये सिर्फ गवर्नर का ही राइट है, वो चाहें तो किसी रेमिशन पिटीशन को डिसाइड करें, कब डिसाइड करें, रिजेक्ट करें, एक्सेप्ट करें, उसमें कोर्ट अभी इंटरवीन नहीं कर सकता। और जैसे ही मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा 2018 में, 3 दिन के बाद ही सितंबर 9, 2018 को तमिलनाडु कैबिनेट ने उस वक्त के चीफ मिनिस्टर श्री एडापी के पलनीस्वामी की चेयरमैनशिप में रिकमेंडेशंस अपनी दी कि जितने भी सातों के सातों कन्विक्ट्स हैं इंक्लूडिंग पैरारिवलन, इनको रिलीज कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, क्योंकि इतने सालों से ऑलरेडी ये जेल में बंद हैं। लेकिन इसके बावजूद ऑनरेबल गवर्नर ऑफ तमिलनाडु ने ये जो मर्सी पिटीशन सबमिट की गई 2015 में, इसमें कोई डिसीजन नहीं लिया। फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ मद्रास को अप्रोच किया गया। जुलाई 2020 में मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन हालांकि गवर्नर को ये पावर्स देता है बिना कोई टाइम लिमिट अटैच किए। मतलब ऐसा नहीं कि आप 2 महीने में डिसाइड करेंगे, 6 महीने में डिसाइड करेंगे, साल भर में डिसाइड करेंगे, 2 साल में डिसाइड करेंगे। टाइम लिमिट डिसाइड नहीं की है, अटैच नहीं की है। वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने एक फेथ और ट्रस्ट इंपोज किया है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस पे कि वो जल्दी से जल्दी इन पर डिसीजंस लेंगे, और अगर वो डिसीजन नहीं लेंगे तो फिर कोर्ट्स को इंटरवीन करने के लिए मजबूर होना ही पड़ेगा। यह कहा ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ मद्रास ने 2020 में। उसके बावजूद भी ऑनरेबल गवर्नर ऑफ तमिलनाडु ने उसमें कोई डिसीजन नहीं लिया, कोई रिएक्शन नहीं लिया। फिर जनवरी 2021 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को फिर से इंटरवीन करना पड़ा, और उन्होंने भी कहा कि यह इतना लंबा डिले है, 6 साल से ज्यादा हो गए, इनऑर्डिनेट डिले है। अगर ऑनरेबल गवर्नर ऑफ तमिलनाडु इस केस को डिसाइड नहीं करते, मर्सी पिटीशन को डिसाइड नहीं करते, तो हमें फिर फोर्स होना पड़ेगा ये कन्विक्ट्स हैं इनको रिलीज करने के लिए। जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जनवरी में इंटरवीन किया 2021 में, तो फरवरी 2021 में फाइनली ऑनरेबल गवर्नर ऑफ तमिलनाडु ऑफिस ने जो फाइल है स्टेट गवर्नमेंट की रिकमेंडेशंस के साथ, जिसमें रेकमेंड किया गया कि इन सभी को छोड़ दिया जाए, सातों के साथ कन्विक्ट्स को, उसको फॉरवर्ड कर दिया ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद जी के ऑफिस में। प्रेसिडेंशियल एसेंट के लिए राष्ट्रपति भवन में ही प्लेस्ड है, लेकिन अभी तक उस पर कोई डिसीजन नहीं लिया। फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इंटरवीन किया और उन्होंने रूल किया, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट किया कि ये जो इनऑर्डिनेट डिले है, मतलब ये डिले होता ही जा रहा है, ना ही तो रिजेक्ट किया जा रहा है, ना ही इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है तमिलनाडु गवर्नर द्वारा, और आर्टिकल 161 में जो उनकी पावर्स हैं उसको, हालांकि गवर्नर और आर्टिकल 161 की जो पावर्स हैं जिसके थ्रू गवर्नर डिसाइड कर सकते हैं मर्सी पिटीशंस पे, वो भी अब जुडिशियल रिव्यू के अंडर सब्जेक्ट होंगी। मतलब अगर गवर्नर टाइमली डिसाइड नहीं करते तो जुडिशरी उसमें इंटरवीन कर सकती है। सो पावर्स अंडर आर्टिकल 161 ऑफ द गवर्नर्स विल नाउ बी सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। और उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सबमिशन रहा कि सिर्फ ऑनरेबल प्रेसिडेंट के ही एक्सक्लूसिव पावर्स हैं, सिर्फ वही रेमिशन दे सकते हैं, कोर्ट्स रेमिशन नहीं दे सकते। खासतौर से अगर कोई कन्विक्ट है सेक्शन 302 मर्डर ऑफ आईपीसी में, इसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा अब हम ऐसे केसेस में जिसमें 7 साल गुजर जाने के बावजूद भी कोई डिसीजन नहीं लिया जा रहा है, अपनी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं अंडर आर्टिकल 142 उनको यूज करते हैं, और हम ऑर्डर देते हैं कि पैरारिवलन को रिलीज कर दिया जाए। एक केस ये रहा, क्या कभी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने किसी फेमस केस में आर्टिकल 142 की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स को यूज किया होगा? यस, 2019 के फेमस राम जन्मभूमि या अयोध्या वर्डिक्ट में भी 2019 का जो जजमेंट रहा अयोध्या केस में, उसमें भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिटेल रेफरेंसेस दी हैं आर्टिकल 142 की पावर्स के, और उन्होंने यह कहा कि हालांकि जो पावर्स हैं अंडर आर्टिकल 142 लिमिटलेस नहीं है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज करता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को ऐसे ऑर्डर्स, ऐसी डिक्रीज पास करने के लिए जो जरूरी हो किसी भी पर्टिकुलर केस में कंप्लीट जस्टिस देने के लिए। और उन्होंने कहा कि आर्टिकल 142 एम्बॉडी करता है नोशन ऑफ जस्टिस को, इक्वालिटी को और गुड कंसाइंस को। इसके अलावा एक सप्लीमेंट्री पावर है जो कोर्ट को असिस्ट करती है, हेल्प करती हैं कंप्लीट जस्टिस डिलीवर करने में।
और अयोध्या केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपनी 142 की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स को यूज किया कि हम ये जो डिस्प्यूटेड लैंड है इसको हम दे रहे हैं राम जन्मभूमि डिस्प्यूट में राम मंदिर बनाने के लिए, लेकिन कंप्लीट जस्टिस हो उसके लिए हम 5 एकड़ लैंड अयोध्या में ही सिचुएटेड लेकिन इस डिस्प्यूटेड एरिया से बाहर देंगे मुस्लिम पार्टीज को। और उन्होंने कहा इंप्लिसिट रेफरेंस के थ्रू कि शायद 1992 के जो भी चेन ऑफ इवेंट्स रहे हो बाबरी मस्जिद से रिलेटेड, डिमोलिशन से रिलेटेड, उससे रिलेटेड कंप्लीट जस्टिस ऑब्टेन करने के लिए यह बहुत जरूरी है कि जो 5 एकड़ लैंड है यह मुस्लिम पार्टीज को दी ही जाए। और उसके लिए हम इन्वोक करते हैं आर्टिकल 142, क्योंकि जो गलतियां हो सकता है हिस्टोरिक हो उनको ठीक करने के लिए, कंप्लीट जस्टिस देने के लिए 142 की पावर्स को यूज करना जरूरी है। और ऑनरेबल कोर्ट ने यह भी कहा कि जस्टिस जब तक नहीं हो पाएगा इस पर्टिकुलर अयोध्या केस में, अगर मुस्लिम्स का जो एंटाइटलमेंट है उनको पूरी तरह नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इतने सालों से अगर वो मॉस्क बनी हुई थी, अगर उसका डिमोलिशन भी उस वक्त हुआ तो जुडिशियली करेक्ट क्या है वो जरूरी है, साथ ही साथ कंप्लीट जस्टिस के लिए और क्या जरूरी है, ताकि जो सेक्युलर नेशन है, जो कमिटेड टू रूल ऑफ लॉ है, सभी रूल मानने वाली जनता है, प्रजा है, उसको इंश्योर किया जा सके, उसके लिए 5 एकड़ जमीन देना जरूरी होगा दूसरी पार्टी को भी। ऑनरेबल कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरीके से इक्वालिटी ऑफ ऑल फेथ्स, सभी धर्म हमारे लिए बराबर हैं, उसको इंश्योर कर सकेंगे, टॉलरेंस और म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस को नरिश कर सकेंगे, और जो सेक्युलर कमिटमेंट है हमारे नेशन का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे लोगों का, उसको हम फिर से एक बार रीइंफोर्स कर पाएंगे। इसके अलावा ये 5 एकड़ लैंड देने के अलावा एक बार और आर्टिकल 142 की एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स को यूज किया, और ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स को यूज किया निर्मोही अखाड़ा को फेवर करने के लिए, क्योंकि वो भी इस अयोध्या केस में पार्टी थे। उन्होंने कहा कि जो निर्मोही अखाड़ा है इनकी हमेशा से हिस्टोरिकल प्रेजेंस रही है इस डिस्प्यूटेड साइट, और उनका रोल भी बहुत इसमें एक्टिव रहा है, और इस वजह से उनको फेवर करने के लिए हम एक बार फिर से आर्टिकल 142 की एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स को यूज करते हैं, ताकि इनके साथ भी, निर्मोही अखाड़ा के साथ भी कंप्लीट जस्टिस किया जा सके। इसीलिए हम डायरेक्ट करते हैं कि जो भी स्कीम बनाई जाए इस पर्टिकुलर मैनेजमेंट को लेके या कंस्ट्रक्शन को लेके, उसमें निर्मोही अखाड़ा को भी एक प्रॉपर पोजीशन दी जाए। मुझे उम्मीद है दोस्तों आर्टिकल 142 अब आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स, इंपॉर्टेंट केसेस के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश की है कि आर्टिकल 142 बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है सिर्फ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के ऊपर जो कन्फर्ड है। इसको रेयर केसेस में यूज करते हैं, किसी भी तरीके से ये जो स्टैट्यूटरी लॉज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हैं, उनको बाईपास करने के लिए नहीं है, उनको सप्लांट करने के लिए है, कंप्लीट जस्टिस डिलीवर करने के लिए है। तो चाहे अभी पैरारिवलन की रिलीज हो या अयोध्या का वर्डिक्ट हो जिसमें मुस्लिम पार्टीज को 5 एकड़ लैंड, या निर्मोही अखाड़ा को मैनेजमेंट कमेटी में एक रिस्पेक्टफुल पोजीशन दिए जाने का प्रोनाउंसमेंट हो, उन सभी में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कंप्लीट जस्टिस, पूर्ण न्याय करने के लिए आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की जो पावर्स हैं उनको इन्वोक किया। यही है एक मैच्योर्ड डेमोक्रेसी की ब्यूटी। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।